नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं घटनासार मैगज़ीन से। तो घटनासार मैगज़ीन में हम लोग अभी तक राष्ट्रीय घटनाक्रम, यूपी स्पेशल घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का एक पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग घटनासार के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो पिछली बार हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने समाप्त किया था, ये यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे बायो फार्मास्यूटिकल्स अलायंस का गठन किया गया है अभी, ठीक है। तो ये भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ, इतने देशों ने मिलकर इस गठबंधन की शुरुआत की है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ये पूछा जा सकता है इस तरह से कि बायो फार्मास्यूटिकल्स गठबंधन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस देश ने नहीं की है, या कौन सा देश इस गठबंधन में शामिल नहीं है। तो इस गठबंधन की पहली बैठक 3 जून 2024 को दुनिया की सबसे बड़ी दवा प्रदर्शनी, जिसका नाम है बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024, जो कि सैन डियागो में हुई थी। और सैन डियागो कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यहाँ पर इसकी पहली बैठक हुई। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन में कौन कौन देश शामिल है, दूसरा बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 की बैठक कहाँ पर हुई थी। तो सैन डियागो में हुई थी। और आपको ये भी पता लगा कि सैन डियागो कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो कि ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बायो फार्मास्यूटिकल्स आखिर हैं क्या। बायो फार्मास्यूटिकल्स एक ऐसी दवाइयां हैं जो कि जीवित प्राणियों के अंगों से या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या फिर पशुओं के द्रवों से आनुवांशिक रूप से उनकी सेल्स को मॉडिफाइड करके और अन्य जीवों का उपयोग करके ये बनाई जाती हैं। जिस तरह से पारंपरिक दवाइयाँ होती हैं, रसायनों का उपयोग करके जो बनाई जाती हैं, ये दवाइयाँ उनसे अलग हैं, क्योंकि ये जीवित प्राणियों के अंगों का प्रयोग करके बनाई जाती हैं। ये दवाइयाँ बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग से बनाई जाती हैं, अर्थात इसमें बायोटेक्नोलॉजी जो तकनीकी है इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अगले 5 से 10 वर्षों में विकसित की जाने वाली लगभग 50% जो दवाएं होंगी वो बायो फार्मास्यूटिकल्स होंगी। मतलब टोटल दवाएं जितनी बनेंगी उनकी 50% बायो फार्मास्यूटिकल्स होंगी। क्योंकि जब कोविड-19 महामारी हुई थी तो उस समय देखा गया था कि दवाओं की आपूर्ति में बहुत बड़ा व्यवधान पैदा हो गया था, बाधा पैदा हो गई थी। सब लोगों को दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही थी और दवाइयाँ बन नहीं पा रही थी। तो इसलिए जो हमारी निर्भरता केवल रसायनों पर थी, उस निर्भरता को समाप्त करके जीवों की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। नेक्स्ट है 21वीं शांग्री ला वार्ता। तो एशिया प्रशांत प्रमुख रक्षा बैठक, ये एक रक्षा बैठक है, शांग्री ला वार्ता, जिसको एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इसका 21वां संस्करण हुआ था अभी सिंगापुर में। शांग्री ला वार्ता इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि शांग्री ला के नाम से एक होटल है सिंगापुर में और वहीं पर यह बैठक आयोजित की जाती है, इसलिए इसको शांग्री ला वार्ता भी बोलते हैं। वैसे इसका नाम एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन है। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो भी गंभीर सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटा जाए, उस पर विचार विमर्श करने के लिए ये बैठक की गई थी। नेक्स्ट है स्लोवानिया सहित नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता दे दी है। जैसे कि यूरोपीय देश स्लोवानिया ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। स्लोवानिया से पहले नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड की सरकारों ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में या फिर राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं इन चारों देशों की राजधानियां क्या हैं। स्लोवानिया की राजधानियां क्या है, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड की राजधानियां क्या क्या हैं। जब इन देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी तो इजरायली सरकार ने इस कदम की निंदा की,
जबकि फिलिस्तीनियों ने इसका स्वागत किया। तीनों यूरोपीय देशों में नॉर्वे फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता की घोषणा करने वाला पहला देश था। तो इम्पोर्टेंट है ये, इन तीनों यूरोपीय देशों में पहला देश जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी एक देश के रूप में, तो वो नॉर्वे है। नॉर्वे दो राज्य समाधान का समर्थन करता है। वो इजराइल के साथ में फिलिस्तीन के एक स्वतंत्र देश के अस्तित्व को स्वीकार करता है। इजराइल को भी राज्य मानता है और फिलिस्तीन को भी अलग अलग राज्य मानता है। इस वोटिंग से, यहाँ पर जो वोटिंग की गई इसके लिए, एक स्वतंत्र राष्ट्र का मान्यता देने के लिए, तो इससे यह यूएन का सदस्य तो नहीं बन पाया, लेकिन सदस्यता के लिए क्वालिफाई इसने कर लिया है। तो आप इसमें मुख्यतः ये याद रखेंगे कि किन देशों ने मान्यता दी है। नेक्स्ट है विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024, जो कि जारी की जाती है संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय के द्वारा। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024। इस दौरान इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि गैंडा और देवदार वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति जनजातियां थीं। तो आप ध्यान रखेंगे कि इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा देवदार और गैंडे को बताया गया है कि इनका सबसे ज़्यादा अवैध रूप से व्यापार किया जाता है। 29% के साथ गैंडे के सींग का बाजार पशु प्रजातियों में सबसे बड़ा हिस्सा था। तो आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट है इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2015 से 2021 के दौरान 162 देशों और क्षेत्रों में अवैध व्यापार का दस्तावेजीकरण करता है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन किया गया है कि इतने देशों में जो है अवैध व्यापार होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2024 की जो ये रिपोर्ट है, ये इस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। इससे पहले 2016 में और 2020 में ये रिपोर्ट जारी की गई थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व वन्यजीव रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहाँ गया ये है? तो पूछा जा सकता है कि इस रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला फैक्ट ये होगा कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गैंडा और देवदार सर्वाधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजातियां हैं। दूसरा, 2024 की ये रिपोर्ट इसका तीसरा संस्करण थी। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया सूची 2024। तो फोर्ब्स के द्वारा ये रिपोर्ट अभी जारी की गई है, जो कि इसका 9वां संस्करण था। इस रिपोर्ट में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 300 युवा उद्यमी, नेता और अग्रणियों को शामिल किया गया है, जिनकी उम्र 30 साल से कम है। ऐसे लोगों को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें भारत से 86 प्रविष्टियां शामिल थीं, जिनमें स्टैटिक इंडिया के सह संस्थापक अक्षित वंसल, राघव अरोड़ा और द डिस्पोजल कंपनी के संस्थापक भाग्यश्री जैन ये शामिल हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये सारे लोग 30 साल से कम उम्र के हैं। तो ये जो लोग हैं 30 वर्ष से कम उम्र के युवा उद्यमी, नेताओं और अग्रणी लोगों को दर्शाया गया है, जो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में नवाचार ला रहे हैं और उद्योगों में बदलाव ला रहे हैं। तो ऐसे लोगों को इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट है दुनिया के 50 सबसे अमीर शहरों की एक लिस्ट जारी की गई है, वेल्थिएस्ट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2024। इसको वैश्विक डेटा इंटेलिजेंसी फर्म न्यू वर्ल्ड वेल्थ के सहयोग से हेनले एंड पार्टनर्स ने जारी किया है। इसमें दुनिया के सबसे धनी 50 शहरों की एक लिस्ट दी गई है। इसमें उन शहरों को शामिल किया गया है जिसमें $1 मिलियन या उससे अधिक तरल निवेश योग्य संपत्ति वाले लोग रहते हैं। तो आप ये लाइन जो है ध्यान रखेंगे कि किन शहरों को शामिल किया गया है, या जो शामिल होने वाले शहर हैं उनकी योग्यता क्या है। सबसे धनी व्यक्ति को HNWI उच्च मूल्य वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनके पास में $1 मिलियन या उससे अधिक की तरल निवेश योग्य संपत्ति उनके पास में है। ठीक है, एक यहाँ पे टर्म आपको दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम, जिसे कहा गया है सेंटी करोड़पति। सेंटी करोड़पति कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास में निवेश करने के लिए $100 मिलियन या उससे ज़्यादा की संपत्ति है, और अरबपतियों के पास निवेश करने के लिए $1000 मिलियन से अधिक हैं। तो याद रखेंगे, हो सकता है पूछा जाए कि सेंटी करोड़पति कौन होते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर दुनिया का सबसे धनी शहर बना हुआ है।
इस रिपोर्ट में भारत से मुंबई को शामिल किया गया है, मतलब भारत से मुंबई टॉप पर है। ओवरऑल अगर हम देखें तो न्यूयॉर्क टॉप पर है। बस इसमें इतना ही, इससे अलावा ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है स्वीडन, नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। तो यूरोपीय देश स्वीडन भी अब अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो, जिसको कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेंबर बन गया है। स्वीडन इस सैन्य संगठन का 32वां सदस्य, और इससे पहले फिनलैंड इस संगठन का 31वां सदस्य 2023 में बना था। नाटो का एक प्रावधान है कि जो भी नाटो के मेंबर हैं, अगर उस मेंबर में किसी भी एक देश पर कोई हमला होता है तो वो हमला सभी देशों पर माना जाएगा और सभी देश मिलकर ऐसे हमले का मुकाबला करते हैं, उसका जवाब देते हैं। इसीलिए ये देश इसमें शामिल हुए हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, अब देखिए विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल, तो फ्रंटियर्स इन मरीन साइंस नामक एक जर्नल में प्रकाशित किया गया है। इसके अनुसार मैक्सिको के समुद्र विज्ञानियों की एक टीम ने इस बात की खोज की है कि तामजा ब्लू होल विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल या अभी तक का ज्ञात जल के नीचे का विश्व का सबसे गहरा सिंक होल है, जिसका नाम क्या है, तामजा ब्लू होल, जो कि कहाँ पर है, मैक्सिको में इसको देखा गया है। ठीक है, तो ये जो तामजा ब्लू होल है ये मैक्सिको के युकाटान प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर चेतुमल खाड़ी में स्थित है। ठीक है, जब आप नॉर्थ अमेरिका को इस तरह से यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो ये है यहाँ पर मैक्सिको और ये है युकाटान प्रायद्वीप। युकाटान प्रायद्वीप के यहाँ पर है ये चेतुमल खाड़ी, इसी चेतुमल खाड़ी में स्थित है ये तामजा ब्लू होल। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा देखिए, ये जो ब्लू होल हैं ये होते क्या हैं। ब्लू होल जल के अंदर बने हुए एक ऐसे सिंक होल होते हैं। ये तब बनते हैं जब चट्टान जल की वजह से अपक्षयित हो जाती है। नीचे जो जल के नीचे जो चट्टान है वो अपक्षयित होकर ढह जाती है, वहाँ पर नहीं रहती है। तो क्या होता है, उससे एक बहुत बड़ा एक छिद्र सा बन जाता है, जिसको यहाँ पर ये नाम दिया गया है ब्लू होल, जो कि तामजा ब्लू होल के नाम से जाना गया है, जो कि मैक्सिको में है, मैक्सिको की चेतुमल खाड़ी में। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक चीज़ और आपको जानने को मिलेगी कि जो चेतुमल खाड़ी है ये कहाँ पर है, मैक्सिको में। यानी कि एक ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको देख सकते हैं। देखिए, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं उनको आप गूगल के माध्यम से या फिर अपने एटलस के माध्यम से ज़रूर ढूंढा करें, क्योंकि फिर आपको लगता है कि अरे ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कहाँ से पूछ लिया गया, जबकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो करंट अफेयर्स में कोई चर्चाओं में हो तो वो पूछ लिया जाता है, बाद में इन्हीं को बुक्स में शामिल कर लिया जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा। तो अभी 22 से 23 मार्च 2024 को मोदी जी ने भूटान की यात्रा की और 7 विभिन्न समझौतों पर यहाँ पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिनमें ऊर्जा संरक्षण और अंतरिक्ष क्षेत्र में समझौते सहयोग पर भी बात हुई है। तो देखिए, भारत और भूटान मैत्रीपूर्ण घनिष्ठ संबंधों को आकार देने में ड्रक ग्यालपोज द्वारा जो निरंतर मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है उसके बहुत ज़्यादा यहाँ पर सराहना की है। यहाँ पर एक वर्ड आया है ड्रक ग्यालपोज। ड्रक ग्यालपोज जो है भूटान के राजा को कहा जाता है। इस समय जो वहाँ पर हैं ड्रक ग्यालपोज 5वें ड्रक ग्यालपोज हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे भाषा में आप समझें, ड्रक ग्यालपोज भूटान के राजा को कहा जाता है। तो भूटान में एक समारोह हुआ जहाँ पर भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो, इससे श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया भूटान नरेश ने वहाँ पर। और भूटान के इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने वाले वे पहले गैर भूटानी व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के अवसर पर, जो कि मनाया जाता है 20 मार्च को, इसके अवसर पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, जबकि अफगानिस्तान को खुशहाली के मामले में सबसे निचले स्थान पर रखा गया है। मतलब सबसे कम खुशहाल देश कौन सा है, अफगानिस्तान है। इस रिपोर्ट में भारत का स्थान 126वां है।
इससे पहले भारत का स्थान 136वां था। मतलब ये हुआ है कि भारत की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। इस सूचकांक में ये भी बात की गई है कि भारत में खुशहाली की स्थिति जो है काफ़ी चिंताजनक लगातार बनी हुई है। हालांकि रैंक में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन भारत में जो खुशहाली की स्थिति है वो चिंताजनक बनी हुई है। और एक बहुत ही अजीब सी ये चौंकाने वाली बात भी अगर हम कह सकते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें चीन, नेपाल, पाकिस्तान, यहाँ तक कि म्यांमार की स्थिति भी भारत से अच्छी बताई गई है इस रिपोर्ट में। तो पहले नंबर में फिनलैंड और दूसरे नंबर पे है डेनमार्क। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो डेनमार्क है ये एक आइलैंड के ऊपर स्थित है, उस आइलैंड का नाम क्या है। नीचे जो कमेंट बॉक्स में बताएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा कि किसने बताया है। तो आप लोग बताएं कि डेनमार्क जो है किस आइलैंड के ऊपर स्थित है। सबसे ख़राब स्थिति हमने यहाँ पर देख ली अफगानिस्तान की, ठीक है। और एक चीज़ और है कि इस सूचकांक में 6 मानकों के आधार पर यह गणना की जाती है कि कौन सा देश ज़्यादा खुशहाल है, कौन सा कम खुशहाल। अब देखिए, लाई चिंग-ते ताइवान के नए राष्ट्रपति बने। तो लाई चिंग-ते ताइवान के राष्ट्रपति बन गए हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024, जो कि जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी। तो इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक रिपोर्ट 2024। इसमें बताया गया है कि इस रिपोर्ट के स्थान में अमेरिका टॉप पर है, वहीं भारत की रैंक 39 है। इससे पहले भारत की रैंक 54 थी। भारत 54वें स्थान पर था और अब भारत जो है 39वें स्थान पर आ गया है। नंबर 1 पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे स्पेन, और सबसे खराब स्थिति है यहाँ पर किसकी? माली की। माली एक अफ्रीकन कंट्री है। नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसकी राजधानी क्या है, ठीक है। और अब देखिए नेक्स्ट बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है कि यूरोपीय संघ ने दुनिया के पहले एआई कानून को मंजूरी दी है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूरोपीय संघ है जिसके द्वारा पहली बार एआई कानून को मंजूरी दे दी गई है। तो यूरोपीय संघ ने यूरोपीय संसद में इसको पारित करा दिया है। अब इससे होगा क्या कि यूरोपीय संघ के जितने भी देश हैं उन सारे देशों को अपने यहाँ पर एआई कानून को लागू करना पड़ेगा और इस कानून को इसको मंजूरी देनी होगी। और इससे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होगी कि जो एआई कानून है, एआई कानून के लागू हो जाने से यूरोप के भीतर इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा और जितनी भी एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी हैं उनमें लोगों का विश्वास जागेगा। दूसरी चीज़, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा मिलेगा और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्थापित होंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के आने जो ये वर्तमान समय चल रहा है इसमें एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है और इसी को जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ हैं इसको अपने यहाँ पर लागू कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यूरोपीय संघ ने इसको अपने यहाँ पर पारित कर दिया है और यूरोपीय संघ के अब जितने भी देश उसमें शामिल हैं उनको भी ये यहाँ पर अपने यहाँ पर पारित करना पड़ेगा। और बस ये नेक्स्ट है, डेंगू का एक नया टीके को WHO के द्वारा मंजूरी दी गई है जिसका नाम है टाक 003। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि टाक 003 क्या है, या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में डेंगू के एक नए टीके को WHO के द्वारा मंजूरी दी गई है जिसका नाम क्या है। तो उसका नाम है टाक 003, ठीक है। तो टाक 003 के द्वारा इसको प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त हो गया WHO के द्वारा। नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इस वैक्सीन को क्यूडंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाक 003 और क्यूडंगा ये दोनों ही इसके नाम हैं और इसको बनाया गया है सनोफी पास्चर के द्वारा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है इसमें कि टाकेडा द्वारा विकसित यह एक जीवित क्षीणित टीका है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। इसमें डेंगू का कारण बनने वाले वायरस के 4 सीरोटाइप को कमज़ोर कर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो डेंगू है, डेंगू किससे होता है? वायरस से होता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये भी है जिसको ध्यान रखना है कि WHO ने इस वैक्सीन को मान्यता जरूर दे दी है, लेकिन ये 6 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों में ही इसको दिया जाएगा।
ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है यूएई द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा का शुभारंभ किया गया है। तो अभी संयुक्त अरब अमीरात ने की कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रवासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए एक 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा स्कीम को मंजूरी दी है। मतलब ये ऐसे लोगों के लिए वीज़ा है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में काम किया है। अबू धाबी के कसर अल वतन में दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद द्वारा 10 ईयर ब्लू रेजिडेंस वीज़ा कार्यक्रम की घोषणा की है। ये एक दीर्घकालिक निवास कार्यक्रम है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि यूएई की गवर्नमेंट ने अभी 2023-24 को ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी घोषित किया है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए ईयू का पहला कानून। तो यूरोपीय संघ के देशों ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए समर्थित अपना पहला कानून पारित किया है। इस कानून में यूरोपीय संघ के सभी 27 देशों को महिलाओं को लिंग आधारित हिंसा, महिला जननांग विकृति, जबरन विवाह और ऑनलाइन उत्पीड़न को अपराध घोषित करना होगा इस कानून के तहत। तो एक इम्पॉर्टेंट कानून है ये। और इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि यदि पीड़ित नाबालिग है या फिर अपराध करने वाला व्यक्ति उसका घनिष्ठ पारिवारिक संबंध है तो कानून में जो दंड देने का प्रावधान है वह बहुत ज़्यादा है। क्योंकि महिलाओं के साथ में जितने भी ज़्यादा अपराध होते हैं तो प्रायः देखा गया है कि अपराध करने वाले व्यक्तियों में उनके घनिष्ठ या पारिवारिक लोग ही शामिल होते हैं। नेक्स्ट है विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। तो ये रिपोर्ट जारी की गई है अभी। तो इसका मतलब है कि ऐसे लोग जो अलग अलग दूसरे देशों में प्रवासी के रूप में रह रहे हैं तो वो अपने देशों को, जो मूल देश हैं, वहाँ पर पैसा भेजते हैं। तो किस देश को कहाँ से कितना पैसा भेजा गया है इस रिपोर्ट में ये बताया गया है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में भारत को 111 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ, जो कि विश्व के देशों में सबसे ज़्यादा है। और इस प्रकार भारत 100 बिलियन डॉलर के आंकड़े तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 1.8 करोड़ लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी के रूप में विदेशों में कार्यरत हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा संख्या यूएई में है, फिर उसके बाद में अमेरिका, थर्ड नंबर पर सऊदी अरब आता है। और इसमें यह भी बताया गया है कि 2024 में जो टोटल वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण है, ठीक है, वो है 831 अरब डॉलर। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस का टीका बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो नाइजीरिया की राजधानी आप नीचे बताएंगे, और नाइजीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस का एक टीका बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है मैन 5CV। तो ये वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है और WHO के द्वारा इसको मान्यता दे दी गई है। और एक ही शॉट में मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया के 5 प्रकारों से ये सुरक्षा प्रदान करता है ये वैक्सीन। और इस वैक्सीन को गावी के द्वारा वित्त पोषित किया गया है, ग्लोबल वैक्सीन अलायंस गावी। तो आपको पता होगा गावी का गठन किया गया था वैक्सीन या फिर आपातकालीन समय में टीकाकरण गतिविधियों के लिए वित्त सहायता देने के लिए। मेनिंजाइटिस एक मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की आसपास की झिल्लियों में होने वाली खतरनाक सूजन है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि यह वायरस, बैक्टीरिया, कवक, परजीवी किसी से भी हो सकती है। WHO ने वर्ष 2030 तक मेनिंजाइटिस को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य भी रखा है। WHO के द्वारा रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का शुभारंभ किया गया है। अभी रोगी सुरक्षा पर 6वां वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था चिली के सैंटियागो में। चिली एक साउथ अमेरिका का देश है, इसकी राजधानी है सैंटियागो, यहीं पर यह सम्मेलन हुआ था। इसमें यह बताया गया है कि रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर सुरक्षा के संदर्भ में रोगियों या मरीजों के अधिकारों को रेखांकित करने वाला ये पहला चार्टर है। तो इम्पॉर्टेंट है, सही है, इससे कि ये पता लगेगा कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, सरकारों को रोगी केंद्रित सुविधाएं या देखभाल प्रणाली बना लें, रोगियों की किस तरह से ज़्यादा सुधार किया जा सके, उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, तो इन सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। विश्व के 10 व्यस्तम हवाई अड्डों की सूची जारी की गई है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के द्वारा। तो इसमें टॉप 10 जो सबसे ज़्यादा व्यस्त हवाई अड्डे हैं उनमें नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है, जिसको 10वीं रैंक दी गई है। इससे पहले ये 9वें नंबर पर था। हालांकि इस सूची में टॉप पर है अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा।
और दूसरे नंबर पर दुबई और तीसरे नंबर पर डलास हवाई अड्डे हैं। नेक्स्ट है वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। तो WHO के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें भारत को रिपोर्ट में वायरल हेपेटाइटिस, विशेष रूप से हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण का सामना करने वाले देशों में चिन्हित किया गया है। भारत में 2022 में वायरल हेपेटाइटिस से 3.5 लाख से अधिक मामले आए थे, जो कि वैश्विक स्तर का 11.6% है। और इस अवधि में 1.23 लाख लोगों की मौत भी हो गई थी हेपेटाइटिस से। तो अभी विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन हुआ था पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में, और WHO ने वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर हेपेटाइटिस को समाप्त करने का भी लक्ष्य रखा गया है। आपको पता ही होगा कि हेपेटाइटिस जो है लीवर संबंधी एक बीमारी है। भारत के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों या संस्थानों की QS रैंकिंग 2024 जारी की गई है। तो लंदन में स्थित है ये QS की फुल फॉर्म है क्यूकरलाई साइमंड्स। किसी एक एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में 5 प्रमुख क्षेत्रों के 55 विषयों के लिए रैंकिंग प्रदान की गई है। तो वैश्विक स्तर पर 1559 शिक्षण संस्थान शामिल हैं, जिनमें भारत के 69 विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों में जो टॉप पर है उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, हालांकि ये ओवरऑल 20वें स्थान पर है। फिर नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जो कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया गया है, जो कि फ्रांस का एक गैर सरकारी संगठन है। इस रिपोर्ट में 180 देशों को रैंकिंग दी गई है, जिसमें भारत की रैंक है 159, और भारत को प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में अति गंभीर स्थिति में दर्शाया गया है। पिछले साल भारत की जो रैंक थी वो 161 थी, इस बार 159 है। भारत के पड़ोसी देशों में केवल नेपाल के ही सूचकांक स्कोर 40 से ज़्यादा है। खैर, इसको जानने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, पहले नंबर पर है इसमें नॉर्वे, दूसरे नंबर पर है डेनमार्क। सबसे खराब देश की हम बात करें तो इरिट्रिया की सबसे ज़्यादा खराब स्थिति है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इरिट्रिया कौन से महाद्वीप में है। और नेक्स्ट है विश्व सैन्य खर्च पर सिपरी की रिपोर्ट जारी की गई है अभी। तो स्वीडन में एक ये इंस्टीट्यूट स्थित है जिसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसने बताया है कि 2024 में रिपोर्ट जारी की गई थी। इसमें बताया कि भारत पिछले 5 सालों में 2019 से 23 के दौरान विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। इस मामले में दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, तीसरे नंबर पर है कतर। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सेना व हथियारों पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले पहले 3 देश हैं। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर रूस है। भारत का इस रैंक में चौथा स्थान है, अर्थात भारत सैन्य व हथियारों पर खर्च करने के मामले में चौथे नंबर पर है। तो भारत का जो कुल खर्च है वो 83.6 अरब डॉलर रहा है। नेक्स्ट है स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां और पराग्वे 100वां सदस्य बन गया है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसका हेडक्वार्टर भारत में ही कहीं स्थित है, भारत में कहाँ पर है इसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो स्पेन इसका 99वां सदस्य बना है और पराग्वे इसका 100वां सदस्य बन गया है। बस यही याद रखना है। 2015 में पेरिस में जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन हुआ था COP21, उस दौरान इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023। एक ब्रिटिश समाचार पत्र है जिसका नाम है द इकोनॉमिस्ट। इसका एक निकाय है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। रिपोर्ट के अनुसार 2006 में जब से ये रिपोर्ट जारी की जा रही है, मतलब ये रिपोर्ट पहली बार 2006 में जारी की गई थी, याद रखेंगे इसको आप। तो इसमें यह बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र इस समय सबसे ही ज़्यादा खराब स्थिति में है, बहुत ही निचले स्तर पर है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया की सिर्फ 8% आबादी ऐसी देशों में रहती है जहां पर पूरी तरह से लोकतंत्र है। दुनिया के 167 देशों को इस सूचकांक में शामिल किया गया और भारत की रैंक इस बार 41वीं रैंक है, जो कि पिछली बार 46वें स्थान पर भारत था। टॉप पर नॉर्वे है, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है, सबसे खराब स्थिति में नॉर्थ कोरिया, फिर म्यांमार और अफगानिस्तान। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी की UAE और कतर की यात्रा। अच्छा, नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि अभी मोदी जी की जो तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, तीसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद मोदी जी की पहली विदेश यात्रा कहाँ की रही है।
तो हम इसको पढ़ रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी की यूएई और कतर की यात्रा। तो यूएई कतर की यात्रा अभी हाल ही में मोदी जी ने की थी। यहाँ पर मोदी जी ने प्रवासी भारतीय समुदाय का एक कार्यक्रम हुआ था जिसका नाम था ऐलान मोदी, इसमें भी हिस्सा लिया था। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ था ये? संयुक्त अरब अमीरात में। 10 महत्वपूर्ण समझौतों पर साइन हुए और रुपए और जयवान को जोड़ने के लिए समझौता हुआ है। जिस तरह से भारत का क्रेडिट कार्ड रुपए है, उसी तरह से यूए का है जयवान, तो इनको जोड़ने के लिए एक समझौता हुआ है और भी अन्य बहुत सारे समझौते हुए हैं। और नेक्स्ट जो भी इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है यहाँ पर कि यूएई यात्रा के दौरान अबू धाबी में जो पहला हिंदू मंदिर बनाया गया है, बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच स्वामी नारायण संप्रदाय के संतों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया गया। और मोदी जी ने वैश्विक आरती में यहाँ पर शामिल हुए। ये आरती विश्व में बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम श्री नारायण संस्था के 1200 मंदिरों में एक साथ की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर का उद्घाटन दोनों देशों द्वारा प्रदर्शित सहिष्णुता को दर्शाता है। और नेक्स्ट है, कतर की यात्रा भी मोदी जी ने की थी यहाँ पर, तो याद रखेंगे इसको। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024, तो अपनी यूएई यात्रा के दौरान दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में भी मोदी जी ने हिस्सा लिया। इस दौरान सऊदी अरब ने भारत को सरकारी सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता श्रेणी में गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से सम्मानित किया। किसने सम्मानित किया है? सऊदी अरब ने। और ये समिट कहाँ पर हुई है? दुबई में। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है। तो बस याद रखेंगे कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? पर्थ में। अच्छा, ये भी ध्यान रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति इसमें शामिल हुए थे रानिल विक्रमसिंघे, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री श्रीलंका के राष्ट्रपति और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी बोंग, सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉक्टर विवियन बालाकृष्णन और भारत की ओर से भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर इसमें शामिल हुए थे। इसका थीम था स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 रिपोर्ट जारी की गई है। 180 देशों और क्षेत्रों को रैंकिंग दी गई है, जिसमें भारत 8 स्थान नीचे फिसलकर 93 पोजीशन पर आ गया है। इससे पहले भारत की रैंक 85 थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में चुनावों से पहले नागरिक स्वतंत्रता में कमी देखी जा रही है, जिसका एक बहुत बड़ा कारण है दूरसंचार विधेयक का पारित होना, जो कि मौलिक अधिकारों के लिए एक खतरा माना जा रहा है। इस रिपोर्ट में टॉप पर डेनमार्क है, दूसरे नंबर पर है फिनलैंड, तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, जहां पर सबसे कम भ्रष्टाचार है। और सबसे खराब स्थिति है उत्तर कोरिया की, फिर म्यांमार और अफगानिस्तान की। नहीं, सबसे खराब स्थिति है सोमालिया की। सोमालिया की जो है सबसे ज़्यादा खराब स्थिति है सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। नेक्स्ट है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2024। तो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2024 जारी किया गया है। यात्रा रुझानों का मूल्यांकन इसमें किया गया है। इसमें देखा गया है कि जो बहुत सारे शहर हैं, भीड़ भाड़ वाले शहर हैं, उनमें किसी एक दूरी को तय करने में कितना ज़्यादा समय किस देश में लगता है। ठीक है, तो इससे ये पता लगाया गया है कि शहरों में भीड़ भाड़ कैसी है, वहाँ पर औसत यात्रा का समय कितना है, भीड़ भाड़ पर का समय पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। तो इसके अनुसार लंदन अभी भी दुनिया का सबसे धीमा शहर बना हुआ है। मतलब यहाँ पर अगर आप 10 किलोमीटर की यात्रा करेंगे तो आपको औसतन 37 मिनट 20 मिनट लगेंगे। दूसरे नंबर पर है डबलिन। ये इवलिन यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, डबलिन है ये। और भारत की बात करें तो भारत में बेंगलुरु टॉप पर है। यहाँ पर 10 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए आपको 28 मिनट 10 सेकंड का समय लगेगा। नेक्स्ट है 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन, जो कि युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित किया गया, जिसकी थीम थी साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। इसकी अध्यक्षता युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने की। इससे पहले जो 2019 में 18वां नाम शिखर सम्मेलन हुआ था वो बाकू में हुआ था, जो कि अजरबैजान में है। यहाँ पर एक घोषणा पत्र जारी किया गया, कंपाला घोषणा पत्र। इसमें इजरायली सैन्य आक्रामकता की निंदा की गई और घिरे गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की अनुमति के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को लागू करने का आह्वान भी किया गया।
भारत की ओर से यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे। आपको पता होगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन एक विकासशील देशों का एक गठबंधन है। काबो वर्डे ने WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त कर लिया है। तो WHO के द्वारा भी हाल ही में घोषणा की गई, जिसमें आधिकारिक तौर पर काबो वर्डे देश को मलेरिया मुक्त रूप से घोषित कर दिया गया है। और ये अफ्रीका का एक देश है। WHO द्वारा मलेरिया मुक्त दर्जा प्राप्त करने वाला है, तीसरा देश बन गया है अफ्रीका का। ठीक है, तो ये जैसे कि ये अफ्रीका है, अगर इधर तो यहाँ पर है काबो वर्डे, जिसकी राजधानी है ये प्रेरिया, इसकी राजधानी है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। ठीक है, तो ये है, कहाँ चला गया, ये, हाँ ठीक है, ये था। अब नेक्स्ट है, देखिए इससे पहले दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में मालदीव 2015 में और 2016 में श्रीलंका 2016 में श्रीलंका को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया जा चुका है। भारत को अभी इस तरह का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, भारत अभी इसकी प्रतीक्षा कर रहा है। WHO के द्वारा किसी भी देश को मलेरिया मुक्त तब घोषित किया जाता है जब वह कम से कम 3 वर्षों तक समूचे देश में मलेरिया के संचरण की रोकथाम का प्रदर्शन करता है। मतलब वहाँ पर 3 साल तक इस तरह की कोई स्थिति ना दिखाई दे या मलेरिया को कोई केसेस ना दिखाई दे, तो वहाँ पर WHO द्वारा उसको घोषित कर दिया जाता है। ब्रिक्स समूह अब 10 देशों का संगठन बन गया है। आपको पता होगा कि अभी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आधिकारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की थी और ब्रिक्स में 5 नए सदस्य देशों को शामिल किया गया है, जिसके बाद अब ब्रिक्स में 10 देश शामिल हो गए हैं। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। ध्यान रखेंगे आप इन 5 देशों को। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अर्जेंटीना ने ब्रिक्स देश में शामिल होने से इनकार कर दिया था, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसमें 3 देश शामिल थे, ब्राज़ील, रूस और भारत, चीन। 4 देश शामिल थे, सॉरी, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। उस समय इसको ब्रिक कहा जाता था और 2010 में जब साउथ अफ्रीका शामिल हुआ तो ये बन गया ब्रिक्स। और अब इसमें 5 देश और शामिल हो गए, तो 10 देश हो गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा था अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम घटना सार से। आप करंट अफेयर्स की ये वाली मैगजीन मार्केट से जाके खरीद लें और इस वीडियो को सामने रखकर जो जो मैंने बताया है उसको अंडरलाइन करते रहें, हाईलाइट करते रहें और आप याद करें उसको। ठीक है, नीचे कोई भी कमेंट बॉक्स में ये ना कहे प्लीज़ कि इसकी PDF उपलब्ध करवा दें, मैं वो उपलब्ध नहीं करवा पाऊँगा, उसके लिए सॉरी। आप लोग इसको मार्केट में ख़रीदें, तभी अच्छे से आप इसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।